तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको याद होगा, पहले भी मैंने कहा था crimetech.in जो हमारी वेबसाइट है जिस पे आप लोग कहानियाँ पढ़ते हैं, क्राइम की दुनिया की तमाम खबरें पढ़ते हैं। एक सर्वे शुरू किया था जिसका नाम था सेफ इंडिया सर्वे। 12 दिसंबर, आज 10 दिसंबर है, 12 दिसंबर तक का टाइम है। 9 सवाल हैं इसमें महिलाओं की सुरक्षा, क्राइम अगेंस्ट विमेंस को लेकर, निर्भया को सामने रखते हुए। तो जिन लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा नहीं लिया वो ज़रूर हिस्सा लें। crimetech.in वेबसाइट पर जाएं, क्लिक करें, जो भी आपके जवाब हैं आप उसमें अपना जवाब दें ताकि आपकी राय हमें पता चल सके। और 15 दिसंबर को क्राइम तक वेबसाइट पर यानी कि crimetech.in पर आप तमाम लोगों के जवाब पेश किए जाएंगे, न सिर्फ वेबसाइट पर बल्कि यूट्यूब पर भी, क्राइम तक पर भी। तो जिन लोगों ने अभी तक सर्वे में हिस्सा नहीं लिया वो ज़रूर हिस्सा लें और crimetech.in पर जाकर क्लिक करें। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। एक पुलिस अफसर जिसने लंबे वक्त तक पुलिस में काम किया और उसके बाद फिर वो अचानक गुमनाम भरी ज़िंदगी जीता है। बात आई गई हो जाती है, बरसों बीत जाते हैं। इस दौरान में पुलिस डिपार्टमेंट ही एक केस की तफ्तीश कर रही होती है और बरसों से, करीब 30-32 साल हो जाते हैं। शहर में कोई ऐसा शख्स था जो लगातार महिलाओं को अपना निशाना बना रहा था। उनका रेप करता, कई बार उनका मर्डर कर देता, घर में चोरियां करता। करीब 50 के आसपास रेप के केसेस, 15 से ज़्यादा कत्ल, 100 से ज़्यादा चोरियां। लेकिन वो शख्स कौन, पुलिस इसका पता ही नहीं लगा पा रही थी। और कई बार ऐसा हुआ जो ये सारी चीज़ें करता था वो बड़ा शातिर था। कभी भी एक जगह पर, एक मोहल्ले में वो क्राइम नहीं करता, वो इलाका बदलता रहता। तो इसी की वजह से बहुत सारे पुलिस वालों को लगा कि शायद कोई ऐसा मुजरिम है जो बाहर से है, या फिर अलग अलग लोग, अलग अलग गुट जो है क्रिमिनल का, वो ये क्राइम कर रहा है। तो एक शख्स नहीं हो सकता इसके पीछे। अब नाम नहीं, चेहरा नहीं, क्या करें, इसीलिए उसका नाम दिया गया गोल्डन स्टेट किलर। कहानी अमेरिका के कैलिफोर्निया की है, कैलिफोर्निया स्टेट की है। और गोल्डन स्टेट किलर एक रहस्य, एक राज जो करीब 30-32 साल तक राज रहा। और ये राज खुला अभी 2-3 साल पहले, 2018 में। पूरी जवानी जिसने जुर्म किया, ख़ासतौर पर 1974 से लेकर 86 तक, उसने जितने क्राइम किए, रेप किए, मर्डर किए, और उसके बाद अपनी बेटी और अपनी नातिन के साथ आराम की ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन जब उसकी उम्र 74-75 साल हुई तब वो पुलिस के शिकंजे में आया और तब वो लेट 70s और 80s की शुरू की वो सारी इंसिडेंट, सारी जो जुर्म उसने किए थे, उसका खुलासा हुआ। 1977 की बात है। एक फोरम में क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर एक सेमिनार चल रहा था कहीं पर, इसी कैलिफोर्निया में। तो इस फोरम में लोग अलग अलग स्पीच दे रहे थे। एक शख्स खड़ा हुआ, हर एक बता रहे थे कैसे आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन और ये सारी चीज़ें, रेपिस्ट, इन चीज़ों से रुका जाए। और उस वक्त तक 1974 से शहर में बहुत सारी ऐसी वारदात हो चुकी थी और ये 1977 की बात है, 3 साल के बाद। तो उस शख्स ने कहा कि रेपिस्ट चाहे कैसा भी हो, बलात्कारी, बट वो किसी महिला की आबरू उसके पति की आंखों के सामने नहीं लूट सकता। यानी कि किसी के हस्बैंड के सामने वो उसका रेप नहीं कर सकता, कोई भी रेपिस्ट हो, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती। ये बात उसने उस ओपन फोरम में कही। करीब 15 दिन के बाद जिस शख्स ने ये बात कही थी, उसकी वाइफ का रेप हो जाता है और रेपिस्ट उसकी वाइफ का रेप उसकी आंखों के सामने करता है। उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध देता है और उसे बेडरूम में एक जगह पे बिठा देता है और फिर उसकी वाइफ के साथ रेप करता है और वहाँ से निकल जाता है। जिस शख्स ने ये बात कही थी कि एक रेपिस्ट ऐसा नहीं कर सकता, तो उसी ने ये सारी चीज़ें कर दी। 1979 में क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थी और क्रिसमस की छुट्टी के दौरान एक शख्स एक घर में घुसता है। सर्जन का नामी एक सर्जन थे अमेरिका के, और उनकी जो वाइफ थी वो साइकोलॉजिस्ट थी।
ये सेंट बारबरा काउंटी इलाके में अपने घर में मौजूद थे। तभी वो शख्स घुसता है और दोनों को बांध देता है। और फिर उस वक्त दोनों घर के अंदर थे, टीवी देख रहे थे। बांधने के बाद वो उनकी वाइफ के साथ रेप करता है। रेप करने के बाद वो बाकायदा किचन में जाता है, फ्रिज में से खाना निकालता है, उसको गर्म करता है, खाता है और वहाँ से चला जाता है। उन्हें मारता नहीं है। 1980 में ये कैलिफोर्निया के वेंटूरा काउंटी की बात है। एक घर में पति पत्नी आग सेक रहे थे, ठंड का मौसम था। तभी एक शख्स अंदर घुसा। उसने पति के सामने उसकी पत्नी का रेप किया और फिर जिस लकड़ी से वो लोग आग सेक रहे थे, उसी सुलगती लकड़ी को उठाकर उसने उन दोनों को मारा और इतना मारा कि दोनों की मौत हो गई। ये सारे इंसिडेंट लोगों के सामने आते रहे, चलता रहा। एक जगह पे और एक घर में पहुंचता है और ये बात है 1 अक्टूबर 1979 की। और एक कैलिफोर्निया में एक जगह है गोलेता, वहाँ एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। ये खिड़की के रास्ते घर में दाखिल होता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों को चाकू की नोक पे रस्सी से बांध देता है और फिर बॉयफ्रेंड को लिविंग रूम में रखता है और गर्लफ्रेंड को उसकी बेडरूम में ले जाता है। बेडरूम में रखने के बाद इधर बॉयफ्रेंड अपनी रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा था। उसे आवाज़ आती है क्योंकि वो जिसे भी रस्सी से बांधता था पीछे करके हाथ बांधता था और उसके रस्सी के ऊपर कोई भी एक प्लेट रख देता था ताकि अगर वो खोलने की कोशिश करे, प्लेट नीचे गिरे, उसकी आवाज़ आए और वो चौकन्ना हो जाए। तो उसे प्लेट गिरने की आवाज़ आई, वो लिविंग रूम में आया। इस दौरान में लड़की ने किसी तरह हिम्मत दिखाई, अपनी पैर की रस्सी उसने खोल ली और खिड़की से कूदकर बाहर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब वो बेडरूम में आया, देखा लड़की गायब है। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। इस दौरान में बॉयफ्रेंड को भी मौका मिला, उसने भी अपनी किसी तरह से रस्सी खोली और वो दरवाजे से बाहर भाग गया और चीखने लगे दोनों। इस दौरान में आसपास की लाइट जल गई दूसरे घरों की। वो रेपिस्ट जो आया था घर में अनजान, वो घबरा गया और बड़ी तेज़ी से कुछ लोगों ने देखा एक साइकिल पे उसे भागते हुए, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आया। ये सारे इंसिडेंट एक के बाद एक होने लगे और आलम ये हो गया कि लोग घबरा गए थे। लगातार वार इस तरह के रेप की इंसिडेंट्स, हस्बैंड की आंखों के सामने उनकी पत्नियों का रेप, इस तरह से मार देना। और इस इंसिडेंट 1979 के इस इंसिडेंट के बाद जब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड उसके हाथ से निकल गई थी, कई और ऐसे रेप के केसेस हुए। लेकिन इसके बाद अगर 10 रेप होते थे तो उसमें 9 को वो मार डालता था, मतलब फिर रेप के बाद वो मर्डर करता था। दहशत इतनी हो गई कि लोग रात को अपने घरों से निकलना लगभग छोड़ दिया। खिड़की दरवाज़ों को अच्छे से देखभाल करते थे कि बंद है कि नहीं है। और इधर पुलिस पर प्रेशर था, FBI बीच में कूदी, लेकिन फाइलों का अंबार लगता जा रहा है और कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो रेपिस्ट है, जो किलर है, उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा, ना उसका कोई हुलिया मिल रहा है। स्केच बनवाए गए इतने, लेकिन वो भी बेकार गए। कई जगहों पे घरों पे चोरियां भी हुई। पुलिस को लगा कि ये अलग केसेस हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें चलती रहीं, वक्त बीतता रहा और उस शख्स का कोई सुराग नहीं मिला। 1974 से 86 तक उसने 50 से ज़्यादा रेप किए थे, जो मैंने शुरू में ही बताया आपको, 15 से ज़्यादा कत्ल, 100 से ज़्यादा चोरियां। पुलिस FBI लगी रही, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। 25 अप्रैल 2018, 25 अप्रैल 2018 की ये तारीख आती है। पुलिस एक घर में पहुंचती है जो सैक्रामेंटो में था, शहर में। और जब वो घर में जाती है तो वहाँ पे 3 लोग थे। एक करीब 72-74 साल का बुजुर्ग था, उसकी एक बेटी थी और उसकी एक नतनी थी, नातिन, बेटी की बेटी। इस शख्स की हाइट जो थी 72 साल का बुजुर्ग, तब भी वो डील डॉल उसके अच्छे थे, 6 फुट से ज़्यादा हाइट थी। पुलिस उसको अरेस्ट करती है और अपने साथ ले जाती है। साथ ले जाने के बाद पुलिस पहली बार ऐलान करती है कि कैलिफोर्निया में 74 से 86 के बीच में जिसने सबसे ज़्यादा दहशत फैलाई, जिसे गोल्डन स्टेट किलर का नाम दिया गया था, वो गोल्डन स्टेट किलर पकड़ा गया है। और इसका असली नाम जोसेफ जेम्स डिएंगेलो है। तो जोसेफ जो 72 साल का था, उसे पकड़ा पुलिस ने और खुलासा किया कि असली कातिल यही था, असली रेपिस्ट यही था।
अब जब जोसेफ की जानकारी सामने आई तो वो इससे भी ज़्यादा सारी चौंकाने वाली थी। पता चला कि जोसेफ पुलिस डिपार्टमेंट में ही अफसर था। उसने एक लंबे अरसे तक पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी की। उससे पहले वो वहाँ के नेवी में, अमेरिकी नौसेना में काम कर चुका था। वहाँ पे वो एक रिपेयरमैन की ड्यूटी निभाता था। फिर उसने नौकरी छोड़ दी, पत्नी की डेथ हो गई, एक बेटी थी, बेटी के साथ रहने लगा। पर अब सवाल ये था कि 32-34 साल गुजर गए, इतने सारे इंसिडेंट हो गए, ये गोल्डन स्टेट किलर तब क्यों नहीं पकड़ाया? और जब उसकी उम्र 72-74 साल, अब वो एकदम इतना बुजुर्ग बूढ़ा हो गया, तो आखिर पुलिस 30-32 साल बाद उस तक पहुंची कैसे? तो उसके पकड़ाने की कहानी जो है वो और भी दिलचस्प है। कहानी यह है कि कैलिफोर्निया में एक लेडी पोस्टेड हुई और मैरी शूबर्ट, ये वहाँ पर आई थी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनकर। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनकर जब ये यहाँ पे आती हैं सैक्रामेंटो में, ये वहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थी। 2014 में इनकी बहाली हुई डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के तौर पर। जब ये आई, इन्होंने सारे फाइलें देखनी शुरू की। इन्हें इस गोल्डन स्टेट किलर के बारे में भी जानकारी थी, उसकी भी फाइल देखनी शुरू की। तब इन्होंने कहा कि क्यों ना इस केस पे काम किया जाए और पता किया जाए कि आखिर 30-32 साल पहले का ये छलावा है कौन, ये राज है कौन। हम इतने एडवांस टेक्निक सब कुछ है हमारे पास, बेस्ट पुलिस फोर्स है, FBI में ज़हीन दिमाग लोग हैं, हम इस केस को सुलझा क्यों नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस केस पे काम करेंगे। दोबारा फाइल खोली गई। जिस गोल्डन स्टेट किलर को सब भूल गया था, उसको एनी मैरी शूबर्ट ने दोबारा खोलने का फैसला किया। ख़ासतौर पर 2016 तक इन्होंने सारे पुराने फाइल, पुराने केसेस, विक्टिम, सबके डिटेल निकाले, स्टडी करवाया, एक टीम बनाई और 2016 में फिर उन्होंने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई सिर्फ गोल्डन स्टेट किलर का सच जानने के लिए। कई लोगों ने कहा भी कि अभी इतना 32-34 साल हो गया, उस वक्त अगर वो 40-50 साल का सपोज होगा तो पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं है, पता भी चल गया तो क्या फ़ायदा, वक्त बर्बादी, मैन पावर की बर्बादी। बट मैरी शूबर्ट ने कहा कि लोगों को जानने का हक है कि आखिर ये गोल्डन स्टेट किलर कौन था, उसका चेहरा कैसा था, दिखता कैसा था, वो क्या करता था। तो उन्हीं की कोशिश से ये सारी चीज़ें हुई। जितने विक्टिम्स हैं उनसे फिर से बातचीत की गई, क्राइम सीन से जितने सबूत मिले उन सबको फिर से जांचा गया और इन सब की तफ्तीश शुरू की। अब इन जो सारे सबूत इकट्ठा किए उसमें DNA के सैंपल भी थे। DNA सैंपल का जो डेटा था वो बहुत सारे, एक अलग अलग शहरों में आजकल तो DNA का डेटा रखा जाता है। gedmatch.com नाम की एक फ्री जिनोलॉजिकल वेबसाइट थी, उस पर डाला गया जो सबूत के तौर पे अब तक स्टोर रूम में पड़ा हुआ था, उन केसेस का, उन विक्टिम्स का, उनके कपड़े और बाकी से जो DNA निकाले गए थे। तो ये एक ऐसा वेबसाइट था जिस पर करीब 10 लाख लोगों का DNA डेटा मौजूद था। अच्छा, इसमें ज़्यादातर डेटा बहुत सारे लोग खुद अपलोड करते हैं इस वेबसाइट पर अपना DNA का। उसकी वजह आजकल ये कई देशों में ये प्रचलन चल गया, तो वो इसलिए अपलोड करते हैं ताकि वो उनके जो फैमिली है, उनकी जो हिस्ट्री है, फैमिली ट्री है, पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनको खोज सकें कि हमारा रिश्ता, हमारे लिंक, जैसे आमतौर पे हम लोग भी देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं, हम बाप, दादा, परदादा, उसके बाद से फिर हम गुम होना शुरू हो जाते हैं कि हमारे परदादा के बाद के कौन। तो शायद हम में से ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होता है कि कौन, क्योंकि चेन इतना लंबा चल रहा है। लेकिन DNA के ज़रिए आप अपने पूरे पूर्वजों का इतिहास निकाल सकते हैं, ये एक अलग चीज़ है इसमें। तो बहुत सारे लोग इसीलिए ऐसे साइट्स पे अपने DNA का डेटा डालते हैं ताकि उनके रिश्तेदार, उनके पुराने पूर्वजों का कोई रिश्तेदार, उनके ज़रिए पता चले कि हम इन्हीं के ख़ानदान से हैं, हमारे पुराने पूर्वज ये हैं। इन्हीं DNA सैंपल के दौरान क्राइम सीन से मिला एक सैंपल इस वेबसाइट पर डाले गए एक DNA सैंपल से मैच कर जाता है। पता चला कि ये DNA सैंपल कुछ महीने पहले ही किसी ने खुद से ही अपलोड किया है। अब जब पुलिस ने देखा मैच कर गया, लेकिन जिसने डाला था उसका जब निकाला गया डेटा, उसके बारे में अब जानकारी हासिल की गई, तो उसका ब्यूरो जो है, पूरा ब्यौरा, उसका हुलिया, बाकी चीज़ें और शहर अलग, तो वो उससे मैच नहीं किया।
गोल्डन स्टेट किलर से क्योंकि क्राइम कहीं और हो रहा था और उस दौरान में पता चला जो इंक्वायरी की कि वो कहीं और था, तो मैच नहीं किया, तो लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो अब ये था कि उसका मैच तो किया, इसका मतलब है कि जिस शख्स का मैच किया उसके ख़ानदान का कोई शख्स हो सकता है। अब इसके बाद पुलिस ने उसके ख़ानदान की पूरी कुंडली निकालने का फैसला किया, उसकी पुरानी जितनी पीढ़ियां थी उनके रिकॉर्ड निकालने का फैसला किया। इसके लिए बाकायदा उन्हें 19वीं सदी में भी जाना पड़ा कि तब से लेके अब तक की जो फैमिली की ट्री है, पुराने मकान, ज़मीन के कागज़, ख़रीद फ़रोख्त, कब्रिस्तान, इसके अलावा जो आबादी की गिनती जनगणना, उसके डेटा, इन सब की मदद ली गई और रिकॉर्ड खंगालते खंगालते 19वीं सेंचुरी तक ये लोग पहुंच चुके थे पूरी फैमिली ट्री निकालने के लिए। इसी दौरान में उसी ख़ानदान का एक शख्स और मिला जिसका डेटा अपलोड जो किया था जिस शख्स ने, उसके डीएनए से और जो विक्टिम के डीएनए मिले थे वो काफ़ी उसमें से समानता थी, लगभग एक जैसा था। अब उन्होंने कहा कि ये 19वीं सदी का यहाँ तक पहुँच गए कि इसके ख़ानदान से ही है, तो अब ये डबल श्योर था कि इसी ख़ानदान के किसी शख्स का ये काम हो सकता है। अब उसके बाद जो 19वीं सेंचुरी का जब ये खंगाल रहे थे डेटा, तब मैच किया तो उन्हें लगा कि अब उस वक्त, लेकिन ये क्राइम हुआ 1974 से 86 के दौरान, तो उस वक्त का तो कोई कर नहीं सकता, इसका मतलब उसकी आने वाली तीसरी या चौथी पीढ़ी में से कोई इसमें हो सकता है। अब यहाँ से पुलिस ने 19वीं सेंचुरी से फैमिली ट्री निकाली, अब उसकी तीसरी, चौथी या पाँचवीं पीढ़ी को ढूंढना है। अब आप सोचिए, मतलब बोलने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन, अब चौथी पाँचवीं पीढ़ी में एक ख़ानदान में कितने लोग होते हैं, चाचा, मामा, फूफा, ताया, फिर इधर उधर, तो अब उन सब के आपको डेटा भी लेने और उनके बारे में आपको वो मैच भी करना है कि जब ये क्राइम हुआ तो वो शहर में थे कि नहीं थे। तो अब 19वीं सेंचुरी से वो चौथी पाँचवीं पीढ़ी तक आते हैं, हर एक को खंगालते टटोलते कि इन्हीं में से कोई है गोल्डन स्टेट किलर। तमाम लोगों के खंगाला गया, जांच की गई और आखिरकार 18 अप्रैल 2018 को पुलिस को एक सैंपल मिला जिसमें 2 लोग थे जो सबसे बेहद करीब थे, उनका वो भी मैच कर रहा था, शहर भी मैच कर रहा था जब इंसिडेंट हुआ, और उनकी मौजूदगी भी मैच कर रही थी। तो अब लगा कि वो करीब पहुंच गए। अब पुलिस ने उनमें से एक, जो 2 थे, उसका एक डीएनए सैंपल किसी तरह से बहाने से कलेक्ट किया और उसको ले गए, लेकिन जो विक्टिम की फैमिली थी उसके साथ वो पूरा मैच नहीं किया। तो इसका मतलब है वो शक के दायरे से बाहर आ गया। अब सिर्फ एक शख्स बचा। पुलिस को अब उसका डीएनए सैंपल लेना था। अच्छा, डीएनए सैंपल लेने के लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपको कोर्ट जाना पड़ता है या फिर आपको परमिशन लेनी पड़ती है, और आपको सिर्फ शक है तो आप जाकर किसी से डीएनए कहें और वो देने से मना करें तो आप जबरन ले नहीं सकते। तो पुलिस को चोरी छुपे लेना था। तो जो दूसरा इकलौता शख्स बचा शक के रडार पर, इस शख्स का नाम था जोसेफ जेम्स डिएंगलो, जो अपनी बेटी और नातिन के साथ रहता था। अपनी कार को शॉपिंग के लिए लेकर निकला था उस दिन जोसेफ। पुलिस ने उसका पीछा किया खामोशी से, सादी वर्दी में। उसके बाद एक स्टोर के बाहर उसने अपनी गाड़ी पार्क की। पुलिस की टीम खामोशी से उसके कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है, वहाँ से जो भी उसके सैंपल थे डीएनए के लायक वो कार के अंदर से कलेक्ट करती और ले जाती है। 2 दिन बाद 20 अप्रैल को 2018 लैब से रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट आई कि डीएनए जो है एक मर्डर सीन से बरामद डीएनए से 100% मैच कर रहा है। इसका मतलब अब ये था कि जोसेफ ही वो गोल्डन स्टेट किलर था, लेकिन शक की कोई गुंजाइश नहीं रहे, इसलिए सिर्फ एक सैंपल के बलबूते पर नहीं आगे बढ़ा जा सकता था। बाकी विक्टिम के भी सैंपल थे और यहाँ पे ये था कि कार से बरामद सैंपल 100% सही है कि नहीं है, तो एक और सैंपल की ज़रूरत थी। अब पुलिस ने जोसेफ के घर के बाहर अपनी निगरानी रखी। पता क्या, छोटी छोटी चीज़ें। पता चला कि वो अपना जो डस्टबिन है कूड़ा, वो डेली खुद फेंकने के लिए आता है। एक दिन उसने अपना डस्टबिन बाहर आकर फेंका। पुलिस की ही टीम सफाई कर्मचारी बनकर उस डस्टबिन के सारे सामान को अपने उसमें पलट लेती है, ले जाती है। उसमें से एक टिश्यू पेपर निकलता है। उस टिश्यू पेपर में से सैंपल निकल आता है। शायद जोसेफ ने अपना पसीना पोंछा था, उसी टिश्यू पेपर से उसको फेंक दिया था। तो वो पसीना जो है
वो डीएनए सैंपल के तौर पर, उसके नमूने के तौर पर हासिल किया जाता है और उस टिश्यू पेपर से फिर से जांच होती है और आखिरकार इस बार जो डीएनए दोबारा होता है 100% फिर से मैच कर जाता है। अब पुलिस के पास पुख्ता सबूत था कि डिएंग्लो ही, जोसेफ डिएंग्लो ही 70s और 80s का गोल्डन स्टेट किलर है। पुख्ता होने के बाद 24 अप्रैल को पुलिस की टीम 2018 डिएंग्लो के घर पहुंचती है, उसको गिरफ्तार करती है। जब वो गिरफ्तार किया गया तब भी वो अपने आप को बेहद मासूम, हालांकि बुजुर्ग हो चुका था। उस वक्त ओवन में वो कुछ गर्म कर रहा था खाना खाने के लिए, तो पुलिस ने कहा हम तुमको लेकर चलते हैं, पर उसने ऐसा अपने हुलिये से बताया या अपने चेहरे से कि क्या बेवकूफ़ी है, मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं तो एक बुज़ुर्ग हूँ, मेरी बेटी नातिन मेरे साथ रहती है, मैं पुलिस में काम कर चुका हूँ। फिर वो पुलिस वाले को धमकाता भी है कि अगर तुम मुझे ले गए और ओवन में मेरा खाना जल गया तो तुम लोगों से हर्जाना लेंगे। खैर पुलिस वाले उसको लेकर जाते हैं, हवालात में जाता है, उसको डीएनए के बारे में और सैंपल सारे मैच कराए जाते हैं। वो चूँकि खुद एक पुलिस अफसर था, वो समझ जाता है कि वो फंस गया है। इसके बाद वो अपना जुर्म कबूल करता है और वो बताता है कि हाँ, मैंने अपने खुद जो उसने कबूल किया, उसने कहा कि उसने करीब 50 महिलाओं के रेप किए, 16 से 17 उसने कत्ल किए, 16 और 17 ही उसने बताया। 100 से ज़्यादा घरों में चोरियां की और कभी पकड़ा इसलिए नहीं गया क्योंकि वो कभी एक इलाके में दोबारा वारदात करने के लिए नहीं जाता था। चूंकि उसका कोई नाम चेहरा था नहीं, बाद में अब ये क्लियर हुआ 2018 में, तो अलग अलग लोगों ने बहुत सारे नाम दिए थे, जैसे गोल्डन स्टेट किलर नाम दिया गया था। इसके अलावा ईस्ट एरिया रेपिस्ट था उस वक्त के, वहाँ पे ईस्ट में बहुत ज़्यादा रेप के इंसिडेंट होते। ओरिजिनल नाइट स्टॉकर किसी ने नाम रखा, ये सब मीडिया के दिए हुए नाम थे। डायमंड नॉट किलर था, विसालिया रनसैकर था, और ये सारे वो नाम थे जब तक ये गिरफ्तार नहीं हुआ था। लेकिन जब ये गिरफ्तार हुआ तो उसके बाद इसका असली नाम सामने आया। पुलिस ने अब चूंकि इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, इसके बाद इसको अदालत के सामने पेश किया गया, विक्टिम से बात की गई और अब फिलहाल ये है कि मुकदमा चल रहा है और इसकी अभी सज़ा पर ऐलान होना बाकी है। तो 70s और 80s का गोल्डन स्टेट किलर, जिसने अपने सारे जुर्म करीब 50 साल से नीचे की उम्र में ही किए थे, अब 72-74 साल की उम्र में पकड़ा गया और जिसे पकड़ने के लिए 19वीं सदी के तक के उसके ख़ानदान के पीछे जाना पड़ा और उसकी तीसरी चौथी पीढ़ी तक को खंगालना और टटोलना पड़ा, और तब जाकर एक सीरियल किलर, एक सीरियल रेपिस्ट पुलिस के हाथ में आया। तो कई बार ऐसा होता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को हम ही लोग एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पे भी बहुत बार हम लोग छींटाकशी करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब उनकी इन्वेस्टिगेशन को देखकर लगता है कि देखो पुलिस अगर ईमानदारी से काम करे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। और ये इन्वेस्टिगेशन एक मिसाल है, ख़ासतौर पर इसलिए कि जो एनी मैरी शूबर्ट आई, जो एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी 2014 में, कहाँ 84 क्लास इंसिडेंट था, और उनके दिमाग में आता है कि अगर इतनी सारी सहूलियत होते हुए हम उसे नहीं पकड़ पाए या उसके बारे में सच नहीं जान पाए। एक जगह ये भी है कि कई पुलिस वाले ने जब कहा कि पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं, तो अटॉर्नी जनरल का कहना था कि बेशक अगर मान लो कि वो नहीं भी है तो भी लोगों को और ख़ासतौर पर विक्टिम को ये जानने का हक़ है कि जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, जिसने उनके अपनों की जान ली, जिसने महिलाओं के साथ रेप किया, उसका नाम क्या, उसका चेहरा कैसा था। तो ये जानने का हक़ है, इसलिए हमें ढूंढना चाहिए, वरना सब एक उसी में रहेंगे, एक भ्रम में कि मालूम नहीं कौन था, आज भी कहीं हमारे इर्द गिर्द घूम तो नहीं रहा है। तो उनकी सोच की वजह से इतने सारे जो सारे केसेस थे और इतने साल पुराना एक केस वो सुलझ पाया। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन चलते चलते फिर एक बार आपसे कहूँगा कि crimetech.in वेबसाइट पर 12 दिसंबर यानी परसों तक सर्वे में आप हिस्सा ले सकते हैं। सेफ इंडिया सर्वे है ये क्राइम तक का, और चूँकि 16 दिसंबर निर्भया की वो आ रही, हालांकि अब सारे जो निर्भया के गुनहगार थे फांसी हो चुकी है, लेकिन आज भी इस देश में जो जिंदा निर्भया हैं उनकी क्या मजबूरियां हैं वो, और कितनी हमारी महिलाएं सेफ हैं, सुरक्षित हैं, रेप के केसेस कितने बढ़े हैं, घटे हैं, रेप के मुकदमे कितनी तेज़ी से उसकी सुनवाई हो रही है।
रेप के कितने केसेस में मुजरिमों को सज़ा दी जाती है। ये सारी चीज़ें, ये सारे सवाल हैं। तो crimetak.in वेबसाइट पर ज़रूर जाएं, www.crimetak.in, और इस सेफ इंडिया सर्वे में अपना हिस्सा लें। अगले 2 दिनों में आपके जवाब न सिर्फ वेबसाइट पे 15 तारीख को, बल्कि क्राइम तक यूट्यूब पर भी सभी आपके जो जवाब आप लोगों के होंगे वो शामिल किए जाएंगे। तो इसी के साथ अब इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।